आप सभी का कोर कॉन्सेप्ट्स में स्वागत है, जिसमें कि आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 9। अगर आप राजस्थान की कोई सी भी कक्षा की कोई से भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरएस, पटवारी, रीट, एलडीसी, तो उसमें राजस्थान अध्ययन की किताबों की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारे बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था हम इन्हीं किताबों से क्लियर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं किताबों से बनते हुए आए हैं। तो मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से कोर कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन। हम राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 9 की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स दे रखे हैं। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, कुछ छोटे चैप्टर्स हैं। तो इस चैप्टर्स को मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है और उनको मैं अलग अलग लेसन्स में अपलोड करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर, जो कि है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे 1 बाय 1 चैप्टर्स हैं जिसको हम आने वाले अपने लेसन्स में कवर कर लेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक, जो कि राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसको हम कवर करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया हम इसको कवर कैसे करेंगे। बहुत लंबा लेक्चर में 1-1 घंटे का नहीं बनाऊंगा। 10-10, 15-15 मिनट के जिसमें 1 या 2 टॉपिक्स मतलब पर लेक्चर के हिसाब से हम कवर अप करेंगे। और बहुत ही जल्दी आने वाले, हम कह सकते हैं कि 7 दिनों में अपनी ये किताब को हम खत्म कर देंगे। आप कभी भी पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उनको हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि हर चैप्टर को अलग में हाइलाइटर से हाईलाइट करूंगा। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने ग्रीन कलर का यूज करा है, जिससे आपका फायदा क्या हो जाएगा, आप नोट्स बना पाएंगे सीधे सीधे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, एक परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि राजस्थान क्या था, कैसे बना। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन में बहुत बेसिक सा है, राजस्थान के गौरवमय इतिहास रहा है राजस्थान का, उसी के बारे में बताया कि यहाँ पर किस टाइप की मतलब संस्कृति रही है और यहाँ का आर्ट एंड कल्चर कैसा रहा है, यहाँ की सभ्यताओं कैसी पनती हैं, यहाँ के लोग रणबांकुरे कहलाए, क्यों कहलाए वो तो हम आगे जानेंगे ही, आपको पता है। ठीक है, यहाँ के कण कण की मिट्टी जो है यहाँ के रणबांकुरों का विजय गाथा का बखान करती है। ऐसी ही बहुत सारी बातें हम लोगों को यहाँ के शिल्प के बारे में बताई हैं, सभ्यताओं से सिक्के मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रागैतिक इतिहास काल की सभ्यता है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है, नव पाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक है, इनके बारे में हमें बताया है। और इनके अंदर जैसे कि कौन कौन सी सभ्यता विकसित हुई, जैसे कालीबंगा हो गई, गणेश्वर हो गई, तो ये कहाँ कहाँ पर पनपी हैं, कैसे पनपी हैं, बस अभी इनके बारे में ही हमें एक परिचय के अंदर बताया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस कि ये पृष्ठभूमि कह सकते हैं कि बनाने की कोशिश करी गई थी। तो इसका अब जो हमारा रियल पहला टॉपिक आ जाता है, ठीक है, आर्य और राजस्थान। ठीक है, अब आर्य और राजस्थान जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। तो ये आर्य कौन थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आर्य, कोई कहता है कि आर्य बाहर विदेशी थे, कोई कहता है कि नहीं ये यहाँ के ही थे, कोई तिब्बत का बताता है। तो ये अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग मान्यताएं हैं। जैसे आपने अगर रामायण देखी होगी तो उसमें प्रभु श्री राम को आर्य बताया गया है। तो ये आर्य किनको कहा गया, टाइम आने पर पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना पता रखिए कि आर्य यहाँ पर भी बसे थे, जो 8 प्रेजेंट में राजस्थान है। इसको पहले मरुधरा या मरुभूमि कहते थे, जहाँ पर सरस्वती और दष्टोदती जैसी नदियां यहाँ पर हुआ करती थी। अब ये लुप्त हो चुकी हैं। इन नदियों के आसपास बस्तियां बनी, यहाँ पर वो लोग रहे कालांतर तक। ठीक है, और ये बस्तियां कालांतर में दोआब स्थानों की ओर बढ़ी। दोआब किसे कहते हैं, 2 नदी नालों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसे दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको दोआब किसे कहते हैं।
ठीक है, यहीं पर आर्यों ने फिर इंद्र और सोम की अर्चना करी, मंत्रों का उच्चारण करा, यज्ञ करे। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आर्य आके बसे। मेनली एक चीज इंपॉर्टेंट जो हमें इस टॉपिक से पता होनी चाहिए कि महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत के टाइम पीरियड पर, ठीक है, पौराणिक गाथाओं से पता चलता है कि जांगल प्रदेश हुआ करता था, जिसको बीकानेर, आज का जो बीकानेर है वो पहले का जांगल प्रदेश था, और मरुकांता जो आज का मारवाड़ है उसे मरुकांता कहा जाता था। यहाँ से भगवान श्री राम और उनके भाई बलदाऊ यानी कि बलराम भी यहाँ से होकर निकले थे, तो हमें इस चीज का पता चलता है। अब क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे कि रीट, आरएस या फिर कुछ भी कह लीजिए, उनमें आपसे कई बार पूछा गया है कि महाभारत में जांगल प्रदेश किसके लिए यूज करा गया है, तो वो बीकानेर के लिए था, और मरुकांता किसे कहा गया है महाभारत के अंदर, तो वो मारवाड़ के लिए था। दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से हमको पता चल गई, मार्क करके ये लिखिएगा। चलिए, अब आता है जनपदों का उदय। मतलब यहाँ पर आर्य के बाद में राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, ठीक है, जिससे हमें कई सारी घटनाओं को पता चलता है। इन घटनाओं को हमें कैसे पता चलता है, यहाँ पर हमको कई सारे लेख मिले हैं, ठीक है। सबसे पुराने अगर जनपदों की बात करें तो यहाँ पे हमको जैसे कि शिलालेख मिलती हैं, उनसे हमको इनका पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर आकर कौन कौन बसे, तो फिर यहाँ पर दक्षिणी पंजाब की मालव, शिवी तथा अर्जुन नायन जातियाँ यहाँ पर आके बसी थी, जो अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी उस जमाने में, ठीक है। ये राजस्थान में आई, यहाँ की सुविधा अनुसार यहाँ पर आकर बस गई। बस फिर इनमें भरतपुर का राजन्य, मत्स्य जनपद, नगरी का शिवी जनपद, अलवर का शालव जनपद प्रमुख है। नॉर्मल नाम पता होना चाहिए, आगे पढ़ोगे इनके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो आप, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, मतलब 300 BC बिफोर क्राइस्ट से लेकर 300 AD आफ्टर दैट तक मालव, अर्जुनायन और योद्धे की प्रभुता राजस्थान में हमें देखने को मिलती है। मतलब ये तीन जातियां थी, कौन कौन सी, मालव, अर्जुनायन और योद्धे, ठीक है। यहाँ पर हमको टाइम पर देखने को मिले, तो लगभग ये 600 साल का टाइम पीरियड रहा इस बीच में, ठीक है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के आसपास था, बाद में यह अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक फैल गए, ठीक है। मालवों का शक्ति का केंद्र कहाँ था, जयपुर में, और बाद में यह कालांतर में जयपुर, टोंक और मेवाड़ के क्षेत्रफल तक फैल गए, ठीक है। वहीं अपन भरतपुर, अलवर प्रांत की बात करें, ठीक है, तो अर्जुन नायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग में योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। कौन सा, योद्धे, ठीक है, उत्तरी राजस्थान में, ठीक है। संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में ये सफल हुए। मतलब यहाँ पर कुषाण बसते थे, उनको समाप्त करा कुषाणों की शक्ति को किसने, योद्धे। और इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है, रुद्रदामन के लेख से, ठीक है। रुद्रदामन के लेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि कुषाणों को योद्धे ने यहाँ पर समाप्त करा। चलिए, अब एक चीज और बता देता हूँ, लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी के काल के अंदर यहाँ पर बौद्ध धर्म भी आया, यहाँ पर काफी प्रचार हुआ, ठीक है। यहाँ पर ब्राह्मणों को प्रोत्साहन मिला, अलग अलग धर्म यहाँ पर हमको देखने को मिले। ब्राह्मणों ने या फिर बेसिकली कह लीजिए बौद्ध धर्म ने यहाँ पर राज नहीं करा, लेकिन यहाँ पर जितने राजा हुए, कबीले हुए, उन्होंने उनको शरण दी, जिससे वो यहाँ पर आकर पनपे, ठीक है। ये गणतंत्र जितने भी कबीले हुए थे, हुणों के आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए, मतलब हुणों ने यहाँ पर आकर आक्रमण करा, ठीक है। उसके बाद में ये कबीले समाप्त हो गए। तो इससे हमें पता चलता है अंततः 6ठी शताब्दी तक ये व्यवस्था यहाँ पे जो गणतंत्र कबीलों की थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है मौर्य और राजस्थान, ठीक है, उसको हम शुरू करते हैं। अभी तक बेसिकली मैं आपको एक बार और फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। बहुत छोटा सा हमने यहाँ पर अभी चीज़ें चालू करी हैं। हमने सिर्फ राजस्थान का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। उसमें हमने आर्य और राजस्थान के बारे में जाना कि महाभारत के टाइम पर
जांगल प्रदेश और मरुकांता का भी यूज हुआ है, मतलब यहाँ से भगवान निकले थे और महाभारत में यूज हुआ था जांगल प्रदेश बीकानेर के लिए और मरुकांता मारवाड़ के लिए यूज करा गया। जनपदों में भी यहाँ पे हमको मालव, शिवी और अर्जुन नयन जातियां देखने को मिली। ठीक है, भरतपुर में राजन्य मत्स्य जनपद देखने को मिले, नगरिया शिवी जनपद। ठीक है, और अलवर का शालव जनपद यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड पर अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग योद्धे जातियाँ, ठीक है, कुषाण ऐसे हमको देखने को मिले। और रुद्रदामन का शिलालेख मिला जिसमें हमको पता चला कि कुषाण समाप्त हो गए और योद्धे ने किया था। तो इस टाइप का हमें थोड़ा सा हमारा बेसिक यहाँ पर अभी बना है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य और राजस्थान। चलिए एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है मौर्य और राजस्थान। तो राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन था। ठीक है, इस या प्रभाव क्षेत्र मेरा मतलब अधीन था या इनके प्रभाव क्षेत्र में था कह सकते हैं। ये बात की हमको जानकारी कैसे मिलती है? अशोक का बैराट का शिलालेख। ठीक है, अशोक का बैराट का शिलालेख, ठीक है, तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनवाए गए मंदिर मौर्य के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। मतलब मौर्य काल से रिलेटेड हमको कुछ जानकारी मिली है, जैसे कि अशोक का बैराट का शिलालेख मिला है, उसका उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति के द्वारा यहाँ पर मौर्यकालीन मंदिर बनाए गए, उससे पता चलता है। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से भी हमें चित्तौड़ के किले का पता चलता है, जिसमें चित्रांगद तालाब मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तो एक चीज का और पता चलता है कि चित्तौड़ का किला चित्रांगद के द्वारा बनाया गया वहां, और चित्रांगद तालाब भी मौर्य राजा किसके द्वारा बनवाया गया? चित्रांगद के द्वारा। ठीक है, अब चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजमान का जो मौर्य वंशी माना जाता है विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टॉड ने को मिला। मतलब मानसरोवर नाम का तालाब जो कि चित्तौड़ से कुछ दूर पर है, वहां से हमको 770 ईस्वी का शिलालेख मिला है। किसको? कर्नल टॉड को मिला था, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान इन 4 नामों के बारे में बताया गया है। कौन कौन का? माहेश्वर, भीम, भोज और मान। एक चीज अब यहाँ से आपको याद करना चाहिए कि मानसरोवर तालाब से लगभग 770 ईस्वी का शिलालेख मिला है। किसको मिला है? कर्नल टॉड को मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। 770 का शिलालेख जिसमें 4 नाम थे। फिर कोटा के निकट कंसुआ कह लो या कनसुआ कह लो, वहां के शिवालय, मतलब आपने सुना होगा कंसुआ में शिव जी का मंदिर है। ठीक है, वहां से 1795 विक्रम संवत का भी शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इससे हमें पता चलता है कि मौर्य यहाँ पर थे। तो कौन कौन से मिले? मतलब एक तो चित्तौड़ में चित्रांगद का बारे में पता चला कि चित्तौड़ का किला बनवाया, वहां पर चित्रांग तालाब बनवाया मौर्य राजा चित्रांगद ने। चित्तौड़ के पास में मानसरोवर तालाब हुआ, जहां से 770 ईस्वी का शिलालेख मिला, जिसमें 4 नाम माहेश्वर, भीम, भोज और मान बताए गए हैं। कोटा के अंदर, जो अब कोटा के तो अंदर ही आ चुका है ये कंसुआ, जहाँ पर शिव जी के मंदिर है, मतलब खूब सारे शिवलिंग है यहाँ पर। और 1795 विक्रम संवत का यहाँ पर शिलालेख मिला है, जिसमें कि मौर्यवंशी राजा धवल का नाम हमें पता होता है, जिससे हमें इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार का प्रभाव स्पष्ट होता है। ठीक है, फिर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजस्थान की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। मतलब हर्षवर्धन नाम का राजा हुआ। अब राजा भी पढ़ेंगे अपन आगे आकर, टाइम पीरियड के पास साथ में पढ़ेंगे, अभी बेसिक चल रहा है सिर्फ। ठीक है, अभी अपन मतलब एक तरफ से एक स्टोरी क्रिएट हो रही है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इनको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। फिर मतलब बहुत जोड़ तोड़ होने लगा वहाँ की राजनीति में, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग मतलब एरिया में अलग अलग राजपाट बनने लगे। जैसे मारवाड़ में प्रतिहार आए, प्रतिहारों के बाद राठौड़ का आए, फिर मेवाड़ में गोहिल आए,
गुहिल के बाद में यहाँ पर सिसोदिया आए, ठीक है। ऐसे ही चौहान आए, आमेर के चौहान थे, भाटी वंश हुआ जैसलमेर में, ठीक है। इनके बारे में हम लोग को पता चलता है। तो फिर शिलालेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था, क्योंकि ठीक है, तो मतलब हमको एक और शिलालेख का पता चला, ठीक है। कौन सी? मंडोर की शिलालेख। उसमें हमको किसकी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर प्रतिहारों का राज्य था। आगे चलकर वही राठौड़ों को मिल गया राज्य, ठीक है। सांभर के अंदर चौहान हुए, ठीक है। सांभर राज्य की इसी टाइम पीरियड में सांभर राज्य की स्थापना हुई थी, जो चौहानों के द्वारा करी गई, जो आगे चलकर शक्तिशाली बन गए। 5वीं एवं 6ठी शताब्दी के आसपास मेवाड़ के अंदर या इसके आसपास के भाग में गुहिलों का शासन था, ठीक है। 10वीं शताब्दी में आबू के आसपास परमाणु की शक्ति बनती, ठीक है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास जालौर, रणथंभौर और हाड़ौती में वापस चौहानों ने अपनी शक्ति को संगठित किया। अभी हमको बस इतना ही, ठीक है। मौर्य और राजस्थान में हमने इतना पढ़ा, और मौर्य के साथ में हमने देख लिया मौर्यों के पतनों के बाद, मौर्य काल के पतन के बाद में कैसे कैसे राजस्थान में कौन कौन से राज आए और वो खत्म हुए, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू।